नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? जापान में आना है लेकिन प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में यही सब चीजें देखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे जापान में आ सकते हो। तो घबराओ मत, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सब जापान में आ सकते हैं। ये किसी भी विदेश में आप जा सकते हो, पर मैं क्योंकि जापान में हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं खुद जापान में आई हूँ, कैसे आई हूँ वो भी बताऊंगी, टाइम रहा तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जापान में आने के कौन कौन से तरीके हैं। ऑल्दो इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, पर फिर भी कभी-कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आप देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझो काम, जो आपने आके करना है। टेक्निकल काम और नॉन टेक्निकल काम। टेक्निकल काम कौन-कौन सा है? मैकेनिकल इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई आईटी से रिलेटेड डेटा साइंस साइंटिस्ट हुआ, एआई वाला हुआ। ये सब टेक्निकल जॉब है ना? अब और नॉन टेक्निकल जॉब कौन सी होती है? फैक्ट्री वर्कर हुए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए, काइगो वाले हुए, काइगो मतलब केयर गिवर हुए, या फिर अपने होटल या रेस्टोरेंट का जो स्टाफ होता है वो भी नॉन टेक्निकल में आता है। अच्छा, जापान और इंडिया में ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है काम करने का। हम लोग क्या होता है कि हम अपनी डिग्री के हिसाब से, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से अपना काम चूज करते हैं। जापान में लोग पैशन के हिसाब से काम चूज करते हैं। ये फ्रेशर की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ जो फॉरेन से आ रहे हैं। फॉरेन से जो लोग आते हैं उनमें स्पेशल वीजा वो लोग मांगते हैं, लेकिन भाई जापानी लोग क्या है, आप देखना कि अगर कोई जब आप काम करने यहाँ आओगे ना, तब आप मिलोगे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ बंदा है, पर वो काम कर रहा है किसी रेस्टोरेंट में। मैं जापानीज़ लोगों की बात कर रही हूँ। वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। बट जब उन्हें काम करना है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रिज़ल्ट किसी चीज़ में डिलीवर कर सकता हूँ अच्छा, और खाना बनाना पसंद है उसको, तो वो जाके वो वाले फ़ील्ड को जॉइन कर लेगा। ये पहले हमारे इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इसको लेकर के, आपने जो पढ़ा है आप वही बनोगे। आजकल थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कि किसी ने इंजीनियरिंग कर ली है, उसके बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देके ब्यूरोक्रेसी में चले गए हैं लोग। तो वो अपने-अपने इंटरेस्ट पे होता है। आप जब इंडिया से जापान में आओगे, तो आपने ये डिसाइड करके आना है कि मैं कौन से फ़ील्ड में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। अगर आपने पहले से कोई एक्सपीरियंस आपने लेके रखा है, तब तो चलो भाई ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ही है तो मैं इसी में जाके काम करूँगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेना फ्रेशर हो और आप मान लो सिर्फ लैंग्वेज ही सीखने आ रहे हो, फिर वो आपका वीज़ा वर्किंग वीज़ा नहीं होगा, स्टूडेंट वीज़ा होगा। आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आओ, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, जो अच्छा लगता है। तो वो पूरा का पूरा आपके प्रेफ़रेंस पे है। तो अब आप इन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स में से आपने क्या चुनना है वो सोचिए। अब मैं आपको बता रही हूँ जापान आने के 5 तरीके, जिसमें सबसे पहला है इंजीनियर और स्पेशलिस्ट वीज़ा। अब ये जो वीज़ा होता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको जापान की कंपनी या तो डायरेक्ट ऑफर देती है, या कोई इंडिया की कंपनी आपको हायर करके जापान में एज़ अ प्रोजेक्ट मेंबर भेज देती है या प्रोजेक्ट मैनेजर भेज देती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर आप फ्रेशर हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि कॉलेज में आपके में कैंपस के लिए जापानीज़ कंपनीज़ आ जाती हैं और आपको वहाँ से हायर कर लेती है और ऑफ़र कर देती है। या आप बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, या ये लिंक्डइन जैसे प्रोफ़ाइल हैं, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप नज़र रख सकते हैं कौन-कौन सी कंपनी जापान में है, आपके फ़ील्ड से रिलेटेड, जो हायरिंग करती है फ़ॉरेनर्स की। तो आप ना ये 3 प्लेटफ़ॉर्म पे तो कम से कम रजिस्टर कर दीजिए अगर आप टेक्निकल हैं। एक तो लिंक्डइन है, एक डाई जॉब, DAIJOB, डाई जॉब, और एक गाइजिन पोर्ट। तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म पे आप अभी, अगर आपको जापान आना है तो आप अपना प्रोफ़ाइल बनाइए और अपना इंटरेस्ट शो करिए। अब हम देखते हैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए वीज़ा। तो नॉन टेक्निकल लोगों में जो सबसे फेमस वीज़ा है ना, वो है एसएसडब्ल्यू। एसएसडब्ल्यू का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा के लिए आपको इंडिया में स्किल टेस्ट क्लियर करने होते हैं। आपने एनएसडीसी का नाम सुना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। आप इसके पोर्टल पे जाइए और आप देखिए, यहाँ पे एसएसडब्ल्यू वीज़ा के बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड पोजीशंस भी बताई गई हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो एसएसडब्ल्यू से रिलेटेड स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराती हैं और मदद करती हैं लोगों की जापान में आने के लिए। तो आप इन पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ये आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना। इसके साथ साथ ना एसएसडब्ल्यू के अंदर आपको बेसिक जापानीज लैंग्वेज का लेवल भी चाहिए होता है, जो होता है N4। कम से कम आपका N4 होना ज़रूरी है। एसएसडब्ल्यू में कौन-कौन सी जॉब आपकी लग सकती है? जैसे मैंने पहले बताया था कि काइगो केयर गिवर वाली जॉब लग सकती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर वाली लग सकती है, फैक्ट्री वर्कर वाली लग सकती है, एग्रीकल्चर में लग सकती है।
सकती है, क्योंकि जापान में जो फिजिकल वर्क करने के लिए लोग हैं ना वो बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग एज्ड हैं। डेमोग्राफिक अगर आप इनका डिविडेंड देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं एज्ड हैं। मतलब कहने का ये है कि बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं और जवान लोग कम हैं, जिसके कारण शारीरिक काम इनसे नहीं होता, तो अब ये विदेशों से बच्चों को बुलाते हैं। अब जापान के अंदर इंडियन जो बच्चे हैं जो इस तरीके के वीज़ा में आए एसएसडब्ल्यू में बहुत कम है। आपको इंडियन ज़्यादातर आईटी फील्ड में मिलेंगे। जापान में एक इम्प्रेशन भी है कि इंडियन इंटेलिजेंट होते हैं, पर अभी क्या है कि इंडिया में जैसे आपको पता है कि थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बाहर जाने के लिए सोचते हैं। पर हमारे इंडिया में एसएसडब्ल्यू का काम करने के लिए लोगों को आ तो जाते हैं करने के लिए, लेकिन बाद में ना यहाँ पे आके हाथ खड़े कर देते हैं, भैया ये काम हमसे नहीं होगा शारीरिक। पर जो दूसरे देश हैं, जैसे जापान के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं ना, फॉरेन वर्कर्स हैं, वो मेजरली 3-4 कंट्रीज़ के हैं, जैसे वियतनाम के हैं, नेपाल के हैं और इसके हैं, चाइना के हैं। चाइनीज़ वर्कर भी हैं जापान में बहुत सारे। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये इंडियन की कंपैरिज़न में हार्ड वर्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, शारीरिक वो जो वर्क है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जापान में जो एसएसडब्ल्यू का काम है ना, वो अपने इंडिया की तरह नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का काम औरतों के लिए अल्फा बीटा धईटा धईटा, ऐसा नहीं है। वो बस ऐसे है कि आपको अ अच्छे-अच्छे टेक्निकल टूल्स दिए जाएँगे और हाइट का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लोगों की सुरक्षा प्रायोरिटी होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन का काम एडवांस्ड टूल्स के साथ किया जाता है। अच्छा, तीसरा है टीआईटीपी, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो अपने इंडिया में आईटीआई वाले बच्चे या कभी-कभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चों को भी ये लोग क्या करते हैं, जापान में बुला लेते हैं फ्रेशर्स को और यहाँ पे 3 से 5 साल की ट्रेनिंग देते हैं। तो उस दौरान पे ये टीआईटीपी प्रोग्राम में रहते हैं। अच्छा, एसएसडब्ल्यू का मैं सैलरी बताना भूल गई। एसएसडब्ल्यू की जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है महीने की 1,80,000 येन से, और सेम टीआईटीपी की भी यही एक रेंज है, 1,80,000 येन। जापान की जो बेसिक सैलरी है ना, जो अपना मिनिमम वेज जो हम बोलते हैं, बेसिक सैलरी नहीं, मिनिमम वेज भी इसी के आसपास ही होता है। तो यहीं से बेस से ही शुरू होता है ये वाला जो सैलरी है इनका। तो ये बहुत बेसिक वाले काम के वीज़ा हैं, आप ये कह सकते हो। पर इसमें एक रेंज है। ऐसा नहीं है कि आपको 180 पे सारे 100% जितने भी लोग आएँगे सब 180 पे आएँगे। कुछ आगे भी आएँगे, जैसे मान लो आईटीआई वाले का अलग सैलरी है। यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं होती, काम के हिसाब से होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन से काम के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो उस पे ये तो टीआईटीपी का मैं बता रही थी। टीआईटीपी का मैंने इंडिया में जो देखा था वो ये था कि कुछ ऐसी जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में हैं। जापानी कंपनी इंडिया में है। वो लोग क्या करते हैं, कई बार अपने इंडिया में ही लोगों को हायर कर लेते हैं, इंडिया के रोल पे या कॉन्ट्रैक्चुअली ले लेते हैं और फिर उनको यहाँ इस टीआईटीपी प्रोग्राम के तहत जापान में भेज के अपनी मदर कंपनी में काम करवा देते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं टीआईटीपी में 3 से 5 साल के लिए, फिर वो लोग इधर आते हैं, जापान में रहते हैं और वापस फिर अपनी मदर कंपनी, मतलब सॉरी, जिस ब्रांच से आए हैं वहीं जाके भी सर्व कर लेते हैं। कुछ में क्या होता है कि टीआईटीपी में डायरेक्ट यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो भी किसी एजेंसीज के थ्रू, कुछ एजेंसीज के थ्रू रिक्रूटमेंट करती हैं टेक्निकल इंटर्न्स की। लेकिन काम ये सारे लोग ना ज़्यादातर इसमें क्या कराते हैं, काम फैक्ट्री में ही कराते हैं। मतलब असेंबली लाइंस में लगा दिया या प्रोडक्शन के लॉजिस्टिक्स में लगा दिया, स्टोर्स में लगा दिया। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल इंटर्न्स के नाम से लेके आके काम कराते हैं। तो टीआईटीपी जो प्रोग्राम है उसमें जापान ये कहता है कि हम आपके लोगों को स्किल्स सिखाएंगे। तो जैसे अभी इंडिया का और जापान का जब कुछ जब अपना ये आई थिंक इट्स इन अक्टूबर 2025 जो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 50,000 वर्कर्स जो है वो जापान, इंडिया से जापान आएंगे। तो उस टाइम पे जो बात हुई है उसमें ना ज़्यादातर केसेस इन्हीं के आते हैं, एसएसडब्ल्यू के और टीआईटीपी के। तो टीआईटीपी के लिए भी एनएसडीसी जॉब निकालता है वो। तो आप लोगों ने एनएसडीसी का जो पोर्टल है उसको अच्छे से बारीकी से हमेशा नज़र रखनी है उसके ऊपर। और दूसरा, एम्बेसी है ना जो जापान की एम्बेसी इवेंट्स पे भी नज़र रखनी है। तो इन सबको आपने फ्रीक्वेंटली गूगल पे जाके चेक करते रहना है कि कोई जॉब फेयर तो नहीं है। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं, जॉब एजेंसीज, जैसे मैं वैसे नाम ले देती हूँ, जैसे पसोना है, जेएसी है, आरजीएफ है। इसमें से मेनली ना पसोना बहुत सारे जॉब फेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है।
तो आप लोग इनको लिंक्डइन पे फॉलो करें ताकि आपको पता रहे, ये टोक्यो फेयर के नाम से, जॉब फेयर के नाम से सॉरी, ये बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो वहाँ जाके आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, टीआईटीपी का जो वीज़ा है 3 से 5 साल के बाद में एसएसडब्ल्यू में बदल जाता है। एसएसडब्ल्यू वीज़ा में भी एसएसडब्ल्यू 1 और एसएसडब्ल्यू 2 2 तरीके का ये होता है। एसएसडब्ल्यू 1 इनिशियल होता है, इसके अंदर आप पहले काम करो, 5 साल तक काम करो, फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है आपके उसी स्किल का, जिसमें आपको एक्सपीरियंस दिखाना होता है कि मेरा स्टाफ लेवल मतलब मेरा सुपरवाइज़री लेवल का एक टीम को लीड करने का एक्सपीरियंस था एसएसडब्ल्यू 1 के काम के दौरान, वो वाला मेरा एक्सपीरियंस रहा जापान में। जापान में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस उसमें ज़रूरी होता है ऑन एसएसडब्ल्यू 1। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एसएसडब्ल्यू 2 पे कोई आ सकता है, वो नहीं होता है। एसएसडब्ल्यू 1 पे आना है, फिर 2 पे आना है। ऐसे ही टीआईटीपी में आना है और फिर आपका एसएसडब्ल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा फाइनल जो वीज़ा जिससे आप जापान आ सकते हो, इसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ये आपका स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है? तो स्टूडेंट वीज़ा पे आप जापानीज़ पढ़ने भी आ सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हो। आप किसी जैसे हमारा इंडिया में क्या है कि 10+2 के बाद में आप कोई 2 साल का कोई स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स करना हो, जैसे अपने आईटीआई होती है, जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी 2-2 साल के स्पेशलाइजेशन वाले स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ आ सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि आपको पहले इंडिया में जापानीज़ पढ़ के आनी पड़ेगी, है ना? लेकिन अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज स्कूल में आते हो तो आप फिर लैंग्वेज के लिए आ सकते हो। वहाँ भी शायद ये बोलते हैं कि अच्छा होगा अगर आप N5 N4 करके आ जाओ। आप स्टूडेंट वीज़ा में आप 28 घंटे 1 हफ्ते में काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम करोगे तो इल्लीगल हो जाएगा। छुपा के काम करोगे, पकड़े गए तो आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा, डिपोर्ट कर देंगे किसी भी कंट्री में, फिर बाद में आप नहीं और दूसरी जगह भी जा सकोगे। तो इससे अच्छा है कि अपने रूल फॉलो करो। अब है कि भई इन सारे वीज़ा में मेन डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, पर इन सब के साथ में ना एक कॉम्प्लिकेशन भी है अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो। फैमिली जापान में फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी भतीजा-भतीजी और सबको मतलब दादा-दादी, नाना-नानी किसी को लेकर के आ जाऊँ। मम्मी-पापा तक भी हमारी फैमिली में ये लोग काउंट नहीं करते जापान में। तो होता क्या है कि हमारी वाइफ़ और बच्चे मतलब हस्बैंड-वाइफ़ या बच्चे ये हमारे फैमिली में होते हैं, इमीडिएट फैमिली में। अनमैरिड हो तो फिर आप अकेले ही आपकी फैमिली हो। नो ब्रदर सिस्टर, नो पेरेंट्स विल बी काउंटेड एज़ योर फैमिली। तो आप जो आपका सबसे पहले मैंने वीज़ा जो बताया था, उसमें आप अपनी फैमिली यानी कि वाइफ़ और बच्चों को आप लेके आ सकते हो। अब है एसएसडब्ल्यू 1, आप उसमें अपने वाइफ़ और बच्चों को नहीं ला सकते। टीआईटीपी में भी आप अपने वाइफ़ और बच्चों को नहीं ला सकते। सेम गोज़ विद स्टूडेंट वीज़ा। तो आपने अगर एसएसडब्ल्यू 1 वीज़ा में आए हो तो एसएसडब्ल्यू 1 से 2 में जब कन्वर्ट होगा तब आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। तो जब भी आप जापान मूव करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसा लाइफ स्पैन यहाँ पर चाहिए, कितना टाइम पे रहोगे और किसके साथ आपने बिताना है, घर वालों के साथ रहना है तो आप कौन-सा इसमें जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ना उसके अंदर एक लिमिटेशन होती है। आपका फाइनेंशियली अगर आपकी कंडीशन ठीक है, आप साउंड हो, आपसे कुछ प्रूफ्स माँगे जा सकते हैं इनकम के, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि आपकी फैमिली आपके साथ रहे, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा में कुछ लिमिटेशंस के साथ में फैमिली अलाउड होती है। फैमिली वही हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है, बहुत सारी फ्रॉड एजेंसीज़ होती हैं जो लोगों को बहका के, फुसला के खूब सारा पैसा ले लेती हैं और वीज़ा भी नहीं मिलता और जॉब भी नहीं मिलती, लोगों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रिस्क का ध्यान रखना है। अगर कोई आपको सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। आपके लिए चेक कर दूँगी कि वो एजेंसी कैसी है। आप हर किसी एजेंसी पे विश्वास ना करें। मैं खुद किसी एजेंसी को नहीं जानती। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कौन से वीज़ा पे आई हूँ, मैं कैसे आई हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि मैं आई हूँ स्पेशलिस्ट और इंजीनियर वीज़ा पे और मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं टेक्निकल भी नहीं हूँ बट आई एम स्पेशलिस्ट। तो वो मेरा वीज़ा है और मैं बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ है, लगभग 1 साल होने वाला है। तो इतना मुझे हो गया है जापान में। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या किसी वीज़ा पे पर्टिकुलरली मुझे डिटेल में बनाना है तो आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं एक साथ क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो बना दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको सारे वीज़ा टाइप समझ में आ गए होंगे, किस वीज़ा पे क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या जॉब मिल सकती है।
क्या रिस्क है? रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, रिस्क यही है कि आप गलत जगह ना फँस जाएँ, गलत एजेंसी के शिकार ना हो जाएँ। तो सबसे अच्छा है एम्बेसीज़, एनएसडीसी और लिंक्डइन पे भी आप पूरा अगर किसी कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता है, जानकारी है, तो ही उस कंपनी से बात कीजिए। अदरवाइज़ किसी को पैसे-वैसे देने की ज़रूरत नहीं है बिना चेक किए। क्योंकि कभी-कभी कुछ पैसे लगते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट कुरियर करने में पैसे लग जाते हैं एजेंसीज़ के। तो बहुत मिनिमल कॉस्ट होता है, ऐसे नहीं होता कि भई वो आपसे 5 लाख माँग लेंगे, 3 लाख माँग लेंगे, 4 लाख माँग लेंगे, तो वो इतना ज़्यादा नहीं माँगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, जापानीज़ लैंग्वेज। जापानीज़ लैंग्वेज आनी थोड़ी-सी ज़रूरी है, कुछ जॉब्स में नहीं भी होती है। तो अगर आपको जापान आना है तो कंसीडर कीजिए कि 90% जॉब्स में आपको जापानीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जापानीज़ आप पढ़िए। मुझे जापानीज़ आती है थोड़ी-थोड़ी, तो मेरा काम चल जाता है। तो ठीक है, चलिए नमस्ते, शुक्रिया, बाय-बाय। अभी रात हो गई है और मुझे रैप अप करना है, एडिटिंग करनी है। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय-बाय। अरे हाँ, वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं करना हो तो भी चलेगा। पर देख लिया करो वीडियो, कभी-कभी बनाती हूँ तो कुछ क्या पता काम आ जाए।